यूपीए की गेम चेंजर प्लान फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराने के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है। कांग्रेस हर हाल में इस फूड सिक्योरिटी बिल को मौजूदा सत्र में ही पास कराना चाहती है। लिहाजा आज लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है। सोनिया गांधी इस बिल पर चर्चा की शुरुआत कर सकती है। मानसून सत्र खत्म होने में अब कुछ ही दिन रह गया है, इसलिए कांग्रेस की कोशिश होगी कि बिल को पास करा लिया जाए। हालांकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते बिल पारित हो जाएगा। इससे पहले भी कई बार एक राय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन संसद में हंगामा की वजह से इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि आज भी विपक्ष कई मुद्दों को उठा सकता है, लिहाजा फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा कराना सरकार के लिए चुनौती ही है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजू शुक्ला ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोगों को सस्ते दामों पर भोजन मिल सकेगा। साथ ही शुक्ला ने कहा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। आर्थिक सुधार बिल भी इस सत्र में पास किया जाना चाहिए ताकि विश्व बाजार के मुताबिक हमारा देश खड़ा रह सके। सबसे महत्वपूर्ण फूड बिल है आज की तारीख में, जिसमें देश के 83 करोड़ जनता को सस्ता अनाज मिलेगा और वो सस्ता अनाज दिलाने के लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि उनकी पार्टी एआईएडीएमके लोकसभा में फूड बिल के खिलाफ मतदान करेगी। जयललिता ने कहा कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक में उनके सुझाव संशोधन को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए उनकी पार्टी आज विधेयक के खिलाफ मतदान करेगी। जयललिता ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल मौजूदा संशोधनों के साथ उन्हें मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि इसमें लाए गए अधिकतर संशोधन तमिलनाडु को फायदा नहीं पहुंचेगा और उनके अधिकतर मांगों को केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया है। जयललिता ने कहा कि लोकसभा में 9 सदस्यों वाली उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन तभी करेगी जब उनके सुझाव संशोधनों को इसमें शामिल किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र आज खत्म होने में अब कुछ दिन बचे हैं, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज से संसद एक बार फिर शुरू हो रही है, लेकिन विपक्ष 84 कोस परिक्रमा का मुद्दा उठा सकता है। लिहाजा आज संसद में 84 कोस परिक्रमा की गूंज सुनाई पड़ सकती है। बीजेपी यूपी के अखिलेश सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकती है। 84 कोस परिक्रमा को लेकर यूपी सरकार ने जिस तरह की सख्ती दिखाई है, उसका विरोध संसद में बीजेपी कर सकती है। दरअसल 84 कोस परिक्रमा पर यूपी सरकार ने इस तरह पहरा लगाया था कि ये परिक्रमा 84 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी और हजारों साधु संतों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका विरोध बीजेपी करेगी। 84 कोस परिक्रमा के पूर्ण होने के बाद बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। परिक्रमा पर यूपी सरकार की सख्ती के विरोध में बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध होगा। जंतर मंतर पर कार्यकर्ता आज 12 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि यूपी सरकार ने परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद भी बीएचपी परिक्रमा पर अड़ी हुई थी। लिहाजा 1000 से ज्यादा साधु संतों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में ही बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज जंतर मंतर पर आवाज बुलंद करेंगे। यूपी सरकार ने सिंघल, तोगड़िया समेत कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार की रोक के बावजूद 84 कोसी परिक्रमा पर अड़ी विश्व हिंदू परिषद सरकार की सख्ती की वजह से अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सकी। अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया समेत बीएचपी के शीर्ष नेताओं को परिक्रमा स्थल पर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। परिक्रमा के लिए अयोध्या का रुख करने वाले करीब 1000 से ज्यादा बीएचपी कार्यकर्ताओं और साधु संतों को पुलिस ने राज्य भर से गिरफ्तार किया। बीएचपी ने अखिलेश सरकार की कार्रवाई को साधु संतों का दमन करार देकर आज से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। बीएचपी प्रवक्ता प्रकाश शर्मा के मुताबिक इस आंदोलन को 84 कोस तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये देश भर में होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ हमला जारी रखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। मोदी ने कहा कि व्यापक भ्रष्टाचार ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उनसे नीचे के लोग और अधिक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ 1974 में शुरू हुए युवाओं के नवनिर्माण आंदोलन का जिक्र करते हुए मोदी ने लोगों से अब भी ऐसे ही उत्साह दिखाते हुए देश में भ्रष्ट शासकों से मुक्त कराने का आह्वान किया है। मोदी ने कहा कि विकास का मुद्दा केवल आगामी चुनावों को जीतने की रणनीति के तौर पर नहीं उठाया जा रहा है। उनका उद्देश्य विकास के साथ आम आदमी के जीवन स्तर को उठाना है और वो लोगों के लिए काम करते हैं। नाबालिग से बलात्कार के मामले में जोधपुर पुलिस ने आसाराम को सम्मन जारी किया है। सम्मन में 4 दिन के अंदर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। आसाराम को इस सम्मन अहमदाबाद के आश्रम में भेजा गया है। आसाराम पर एक लड़की ने बलात्कार के आरोप लगाए थे। ये मामला दिल्ली में दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसे जोधपुर भेज दिया गया था। आसाराम ने खुद को निर्दोष बताया है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान तथ्य मिले हैं कि लड़की जोधपुर के मनाई आश्रम में एक धार्मिक कृत्य के लिए आसाराम से मिलने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसके वहाँ जाने पर जोर दिया था। उसके माता पिता की आसाराम में अंधी भक्ति थी।
विवादों से चोली दामन का साथ रखने वाले आसाराम पर जब बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे तो उन्होंने कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी है और अब तो आसाराम ने आत्मा की गवाही को अपना हथियार बना लिया है। वो कह रहे हैं कि अगर वो गलत होते तो उनकी आत्मा आवाज देती और उनको हार्ट अटैक हो जाता, उनकी जान चली जाती। आसाराम का कहना है कि वो निर्दोष हैं, इसलिए वो अभी दबंग हैं और उनका चेहरा चमचमा रहा है। मेरे जीवन में केवल आती भौतिक व्याख्याबाजी होती तो मुझे हार्ट अटैक हो जाता। मुंबई में फोटो पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के 5वें आरोपी को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। साथ ही इस मामले में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम पैरवी करेंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिल सके। 5 के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो मुकदमा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की हमने गुजारिश की है। सुप्रीम कोर्ट आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले में अवमानना याचिका पर आज सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच आज एडवोकेट एमएल शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। शर्मा की याचिका में तर्क दिया गया था कि नोएडा की तत्कालीन डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई की थी। इसी के हिसाब से उन्होंने सार्वजनिक जमीन पर बने धार्मिक स्थल के अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिक्रमण तोड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर 27 जुलाई को उन्हें निलंबित कर दिया था। याचिका में उनके निलंबन के आदेश की समीक्षा करने की मांग करते हुए कहा गया है कि दुर्गा शक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। बॉम्बे उच्च न्यायालय अभिनेता सलमान खान के उनके खिलाफ अवमानना के मामले को रद्द करने संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिका पर न्यायमूर्ति के.यू. चांदीवाल सुनवाई कर सकते हैं। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक मामले में दिए गए न्यायालय के फैसले को अपने वेबसाइट पर लगा दिया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ अवमानना की शिकायत की गई। सलमान ने याचिका में कहा है कि उन्होंने इस वेबसाइट को मीडिया में उसके खिलाफ आने वाली उल्टी सीधी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस्तेमाल किया था। इस मामले में पुणे के एक समाजी कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सलमान ने अदालत के फैसले को वेबसाइट पर जारी किया है और एक स्थानीय अदालत ने 10 जुलाई को सलमान खान के खिलाफ सम्मन जारी किया था। जेल से रिहाई के करीब 48 दिनों बाद मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी अपने गृहनगर विदिशा पहुंचे तो वहां अपने समर्थकों और लंबे चौड़े काफिले के साथ पहुंचे। खुली जीप में समर्थकों ने नेताजी पर फूल की बारिश की। विदिशा पहुंचने पर जगह जगह फूल मालाओं के साथ राघव जी का स्वागत किया गया। कहीं कहीं तो फलों और लड्डुओं से तौला भी गया। लोग राघव जी के बेशर्मी को भूलकर उनका जगह जगह स्वागत करते दिखे। सड़क पर निकले राघव जी के काफिले के चलते लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जेल से रिहाई के बाद अपनी शान में कसीदे पढ़ने वाले राघव जी ने बीजेपी के उनके पार्टी से निकालने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि राघव जी पर उनके ही नौकर ने अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था। हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें भोपाल की है और यहाँ हंगामा कर रहे लोग कांग्रेस के यूथ ब्रिगेड के हैं, जहाँ कांग्रेसी आपस में ही भिड़ रहे हैं। कहानी ये है कि यहाँ पार्टी के संगठन का चुनाव हो रहा था, लेकिन तभी फर्जी वोटिंग की खबर फैल गई। फिर क्या था, दोनों गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कार्यकर्ता ने कारों के शीशे तोड़ दिए, एक दूसरे पर पत्थर भी जमकर बरसाए गए और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। हालांकि बीच बचाव में पुलिस दोनों गुटों को संभालने की कोशिश भी करती रही, लेकिन मामला जब काफी आगे बढ़ गया तो पुलिस ने सख्ती दिखाई और पूरे मामले को शांत कराया गया। बिहार कांग्रेस जल्द ही हाईटेक हो जाएगा। बिहार कांग्रेस मुख्यालय को हाईटेक बनाने का पूरा प्लान तैयार हो गया है। मुख्यालय में इंटरनेट की सुविधा होगी, जिससे जिला कमेटियों को प्रदेश मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से सक्रिय रूप से जुड़ने की सलाह दी है। इसके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में कार्यशाला का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब देश में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से होगी। राहुल गांधी ने खुद बिहार के नेताओं को सोशल मीडिया से जुड़ने और साथ ही पार्टी कार्यालय को भी हाईटेक बनाने का फरमान जारी किया था। पटना में दहेज न देने की वजह से ससुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर अपनी बहू के कान में तेजाब डालकर मारने की कोशिश की। दरअसल अपनी ही बहू से ससुराल वाले हमेशा दहेज की मांग करते रहते थे। कुछ दिन पहले ही ससुराल वालों ने 50,000 रुपए दिए थे और फिर 1 महीने बाद ही 1 लाख रुपए की मांग कर डाली, जिससे इनकार करने के बाद ससुर और देवर ने मिलकर विवाहिता के कान में तेजाब डाल दिया। इतने से ही मन नहीं भरा तो उन लोगों ने उसे तेजाब पिलाने की कोशिश की, जिससे वो पूरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद पटना के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। विवाहिता की मां ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे हैं। घटना के बाद ससुराल वाले सभी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बरेली के सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे ब्रजेश नाम के कैदी ने जेल में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सीतापुर का रहने वाला ब्रजेश डबल मर्डर के आरोप में जेल में सजा काट रहा था और 2006 में सीतापुर से आजीवन कारावास में बरेली के सेंट्रल जेल में लाया गया था। 7 सालों से जेल की 4 दीवारी में कैद ब्रजेश से उसकी पत्नी के सिवाय कोई नहीं मिलने आता। ब्रजेश के माता पिता ना तो उससे जेल में कभी मिलने आए और न ही उसकी जमानत कराई। ब्रजेश के पास मिले सुसाइड नोट में ब्रजेश ने अपनी पत्नी से न सिर्फ बहुत प्यार करने की बात कही बल्कि उससे दूसरी शादी कराने का भी जिक्र किया है। वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता है, जिसके चलते ब्रजेश ने मौत को गले लगा लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच की मांग को लेकर आगरा डिवीजन के वकील आज ताजमहल का घेराव करेंगे। दिन भर घेराबंदी के बाद मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और अलीगढ़ जिलों के वकील भी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करेंगे और बाद में राष्ट्रपति को ज्ञापन पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। पुलिस और जिला प्रशासन ने वकीलों के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार से आगरा में उच्च न्यायालय की एक बेंच गठित करने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को औपचारिक रूप से इस मुद्दे पर संपर्क नहीं किया।